कार्टून दुनिया में बहुत पहले शुरू हो चुका था, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा विलम्ब से शुरू हुआ और फिर वो धीमे धीमे शंकर से होते हुए आर के लक्ष्मण, बाल ठाकरे ऐसे करते करते और आज हमारी पीढ़ी तक पहुँचा और अब हमसे भी आगे जा रहा है। तो अब हमारे बाद भी एआई के युग में भी लोग कार्टून बना रहे हैं अपने मन से। मेन पत्रकारिता का ये होता है कि लोगों तक पहुँचना, और वो हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई रोक टोक है। कौन सा वो चीज थी जिसने आकर्षित किया? 3 अलग अलग विधाओं को लेकर आप पारंगत हो गए। जो भी किया सो ऊपर वाले ने कराया, मुझे ऐसा लगता है। और कोई भी व्यक्ति एफर्ट करके जो जाता है उसमें वो कृत्रिम एक चीज़ होती है, वो प्राकृतिक नहीं हो पाता है। जो स्वतःस्फूर्त होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जब आर के लक्ष्मण का काम देखना शुरू किया तो सबसे पहले मैं चित्रों से ही अट्रैक्ट हुआ। उनके चित्रकार की नज़र से जो सुंदरता है वो मैं देखता हूँ, लेखक की नज़र से जो वांग्मय है वो मैं देखता हूँ। कार्टून है वो व्यंग की विधा है कि मेरा कार्टून इसलिए है कि वो समाज की रक्षा के लिए है और व्यंग का चक्र चलता है, इसके लिए मेरा कार्टून है। नमस्कार। वीर भारत न्यास के तहत आज हम उपस्थित हैं हिंदुस्तान की पत्रकारिता को 200 वर्ष जब पूर्ण हो चुके हैं भारत भवन के प्रांगण में। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत हम मिल रहे हैं अनेकानेक साहित्यकार, कलाकार, कार्टूनिस्ट, उन पत्रकारों से जिन्होंने की देश को एक अलग ही नींव दी, जिन्होंने देश की इमारत में अपना नींव का पत्थर गाड़ के रखा। चलिए इसी कड़ी में आज हम बेहद गौरवान्वित सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरे सामने जो शख्सियत है वो आपसे अनभिज्ञ नहीं है। इनका नाम लेते हुए मुझे भी बेहद गर्व महसूस हो रहा है। आप श्री माधव जोशी जी से बहुत बहुत धन्यवाद। आए आप यहाँ पर और स्वागत आपका। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जी, नई दुनिया से आपने शुरुआत की, फिर दैनिक भास्कर, फिर जागरण, अनेकानेक पत्रिकाओं में, साथ ही साथ अखबारों में आपके लेख, आपके कार्टून छपते आए। वो जो एक कोना होता है जिसे देखकर एक जन सामान्य के मन में अलग सी प्रेरणा जागृत होती है, कहीं ना कहीं खुशी का एहसास होता है और अपना स्वरूप वो देखता है। अगर हम बात करें उत्कंठ मार्कंड की, जो कि 200 वर्ष पूर्व था, उस एरा को लेकर और आज तक में क्या परिवेश में अंतर आया, और साथ में आप जब उस रेखांकन को लेकर आते हैं तो मन में क्या सोच होती है? ये 2 प्रश्न आपसे। देखिए, उन्नत मार्तंड का जब समय था वो शुरुआती दौर था। उस समय लोगों में जिज्ञासा जगानी थी, लोगों तक पहुंच नहीं थी तो वहां तक पहुंचना था। और उसके बाद में जब पत्रकारिता असल रूप में आगे बढ़ी, उस समय तो केवल सामाजिक बदलाव और उसके लिए हम एक न्यूज़पेपर या अखबार को लाते थे, लेकिन बाद में जब वो समाचार माध्यम बन गया लोगों तक पहुंचने का और उनकी बातों को अपने में समेटने का, तब कार्टून की जगह आई। हालांकि कार्टून दुनिया में बहुत पहले शुरू हो चुका था, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा विलम्ब से शुरू हुआ और फिर वो धीमे धीमे शंकर से होते हुए आर के लक्ष्मण, बाल ठाकरे ऐसे करते करते और आज हमारी पीढ़ी तक पहुँचा और अब हमसे भी आगे जा रहा है। तो अब हमारे बाद भी एआई के युग में भी लोग कार्टून बना रहे हैं अपने मन से। जिनको बनाना नहीं आता वो भी उससे क्रिएट करके बना रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो अब मेन पत्रकारिता का ये होता है कि लोगों तक पहुंचना, और वो हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई रोक टोक है। ठीक है, विश्वसनीयता थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, तो विश्वसनीयता कभी कम होती है, कभी बढ़ती है। ये कभी एक जैसी नहीं रह सकती, क्योंकि ये प्रकृति का शाश्वत नियम है कि ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है। तो आज विश्वसनीयता कम है तो कल बढ़ जाएगी, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। जी, जो एक प्रेरणा होती है किसी व्यक्ति के मन में कि मैं ये बनूं, एक बच्चे से भी जब पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, आप बड़े होकर बने चित्रकार, साथ में कार्टूनिस्ट और फिर लेखक। 3 अलग विधाएं एक साथ समाहित करने के लिए क्या विशेष एफर्ट्स की जरूरत लगी, और कौन सा वो चीज थी जिसने आकर्षित किया? 3 अलग अलग विधाओं को लेकर आप पारंगत हो गए। मैंने ऐसा कोई विशेष एफर्ट तो नहीं किया, क्योंकि जो भी किया सो ऊपर वाले ने कराया, मुझे ऐसा लगता है। और कोई भी व्यक्ति एफर्ट करके जो जाता है उसमें वो कृत्रिम एक चीज़ होती है, वो प्राकृतिक नहीं हो पाता है। जो स्वतःस्फूर्त होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मेरे नाना जी आर्टिस्ट थे और उनसे मैंने उनको देख के जो कला सीखी। हालांकि वो बहुत बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन उनको देख के फिर मेरी मौसी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, तो उन्होंने जीडी आर्ट किया हुआ था। वो मकबूल फिदा हुसैन की क्लासमेट रह चुकी थी, तो उनसे मैंने काफ़ी सीखा, उनके चित्र देखे और बड़े बड़े आर्टिस्टों के काम देखे
और चित्रों से ही माध्यम से ही मैं काम करता था। मेरा पढ़ाई में कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, मेरा एजुकेशन कोई बहुत साउंड नहीं है, हालांकि मैंने LLB तक किया है, लेबर लॉ में डिप्लोमा किया है। और उसके बाद चित्रों से जब मैं काम करता था, पेंटिंग्स बनाता था, तो एक दिन एक रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी मेरे घर आए, मेरे फादर के मित्र थे, और उन्होंने मुझे R.K. लक्ष्मण का कार्टून दिखाया और उन्होंने कहा कभी इस बारे में सोचा है? तो वो पहली उन्होंने बीज मेरे अंदर डाला था। और उसके बाद फिर मैंने कार्टून देखना शुरू किया। उसके पहले मैं चंदा मामा और ये सब इलस्ट्रेशन देखता था, कार्टून नहीं देखता था इतना ज़्यादा। तो बाकी मैंने ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चंपक वंपक पढ़ी नहीं किसी की। तो जब R.K. लक्ष्मण का काम देखना शुरू किया तो सबसे पहले मैं चित्रों से ही अट्रैक्ट हुआ उनके, और फिर धीमे धीमे वो जो लिख रहे थे उसमें जो भी बात कहते थे वो धीमे धीमे मुझे समझ में आ रहा था कि ये क्या है। और उसके बाद जब मैं पत्रकारिता में आया तो मेरा पहला कार्टून छपा था नई दुनिया में होली के समय, और एक प्रतियोगिता थी, उसमें उन्होंने आमंत्रित किए थे कुछ कार्टून, तो मैंने भेजा था और उस पर मुझे केवल 25 रुपये का इनाम मिला था। और उसमें मुझे याद है कि मैंने अपने पिताजी का ही कार्टून बनाया था, थैला लिए हुए सब्जी मार्केट में खड़े हुए और कुछ बात कर रहे हैं, वो मुझे याद नहीं है, और उसमें मुझे 25 रुपये का पुरस्कार मिला था। और उसके बाद फिर मुझ में जिज्ञासा जागी। वो मैं आप कहता हूँ कि एक समय लगता है बीज अंदर जाने के बाद अंकुरित होने में, तो वो समय तब आया। और उसके बाद फिर धीमे धीमे करके मैं एक एक कार्टून बनाता रहा, अखबारों में जाके देता रहा, कभी छपते थे कभी नहीं छपते थे, कभी संपादक भगा भी देते थे, तो ऐसा चलता रहा। और फिर एक दौर आया कि जब वो समझ बढ़ती गई और आज मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूँ कि मैं एक प्रतिष्ठित हो चुका हूँ इस मामले। जी, एक कार्टूनिस्ट की बात की जाए, एक चित्रकार की बात की जाए और एक लेखक की बात की जाए, इन तीनों नजरों में कालांतर में क्या प्रभाव देखने को मिला? किस प्रकार से पत्रकारिता में बदलाव देख रहे हैं आप? पत्रकारिता तो खैर अपनी जगह, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। चित्रकार की नज़र से जो सुंदरता है वो मैं देखता हूँ, लेखक की नज़र से जो वांग्मय है वो मैं देखता हूँ, जो शब्द है, जो भी शब्द इधर उधर सुनाई देते हैं मैं उनको अपने में समेटता हूँ, और उसमें से जो अच्छे शब्द है मैं उसे साहित्य में, साहित्य का अर्थ है इस लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए जो काम हो, तो उसमें से समेट के जो अच्छा निकलता है वो मैं उसे साहित्य समझता हूँ और मैं वही लिखता हूँ। इसके अलावा मैं कोई प्रेम की कहानियाँ नहीं लिखता हूँ, कुछ नहीं लिखता हूँ। और तीसरा कार्टून है वो व्यंग की विधा है। तो जो व्यंग है, मतलब जो भी बुराइयाँ हमारे आसपास है या हमें लगता है कि किसी को कोई सीख देनी है, तो हम उस व्यंग के माध्यम से हम उसको देते हैं। और ये व्यंग की विधा, कार्टून की विधा एक ऐसी है जिसमें चित्र भी है और वांग्मय भी है, दोनों का सम्मिश्रण है, तब जाके वो व्यंग तैयार होता है। अगर एक साधारण जनमानस के मन की बात सोचूं मैं, कि जब हम अखबार खोलते हैं और सबसे पहले मुझे लगता है कि वहीं पर निगाह टिकती है, बाकी दूसरा तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन आज वो जो कार्टून कोने में क्या आया हुआ है, तो उस कार्टूनिस्ट के मन को वो जो एक चीज कौन सी होती है जो विशेष कर प्रभावित करती है, जो जनमानस को एकत्रित करने का काम करती है, तो वो कैसे हिट होता है? वो जानना चाहेंगे कि कैसे वो पकड़ लेता है उन हजारों जो खबरें उड़ रही हैं, उसमें से एक चीज जो पकड़ लिया और फिर जनमानस ने उसको सराबों पर ले लिया। उसमें कई तरह की चीज़ें होती है। मतलब पहले तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम समाज को प्रेरणा देने के लिए बना रहे हैं कार्टून, या किसी को सीख देने के लिए कर रहे हैं, किसी की मजाक ये करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ मैं इस मतलब दृष्टि से कार्टून बनाता ही नहीं हूँ। कार्टून एक ऐसी विधा है जो भी हमारे आसपास चल रहा है उसको उसमें से समेटना और उसका सार हमें निकालना है। आज हमने जो भी सुना है, आज समाज में जो भी चल रहा है, देश में विदेश में जो भी चल रहा है, सपोज़ ईरान में युद्ध चल रहा है, आज वो कोई बड़ी खबर है तो मेरी नज़र उस पर जाके टिकेगी, न कि शहर की किसी छोटी सी खबर पर। और यदि शहर में कोई बड़ी घटना होती है तो मेरी नज़र वहाँ टिकेगी, न कि ईरान केस पे। तो जो भी ऐसी चीज़ होगी जो सबके हित के लिए होगी, मैं उसको लेता हूँ। इसलिए मैंने अपने कार्टून का बोध वाक्य बना रखा है कि सामाजिक तंत्र रक्षणाय व्यंग चक्र प्रवर्तनाय, कि मेरा कार्टून इसलिए है कि वो समाज की रक्षा के लिए है और व्यंग का चक्र चलता रहे, इसके लिए मेरा कार्टून है। कोविड के बाद आपने लिखी कोविड रामायण, जी, सुनने में ही बड़ा ही आकर्षक लग रहा है कि व्यक्ति को लगता है कि ओहो ये क्या चीज हुई, कोविड रामायण। इसकी परिकल्पना कहाँ से आई और क्या है इस कोविड रामायण का सार आपकी शक्ल? कोविड रामायण की कहानी ऐसी है कि जब मुझे कोरोना हुआ और मैं 14 दिन क्वारंटाइन में था, तो मेरे को जब फीवर आता था तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि रामायण के जो पात्र हैं वो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं।
मतलब आप उसमें शूर्पणखा ले लीजिए, अंगद ले लीजिए, हनुमान ले लीजिए, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जो भी कैरेक्टर हैं वो सब कुछ मेरे आसपास है जी। और मुझे लिखने के लिए प्रेरित करते थे कि उसमें से कुछ मुझे लिखना है। तो मैंने जब लिखा था तो केवल एक एक पैरा लिखा था। जी। जब मुझे फीवर आता था उस समय मैं सोता नहीं था, मैं उठ के लिखने के लिए बैठता था और उन्हीं 14 दिनों में मैंने वो कोविड रामायण लिखी और बाद में उसका विस्तार किया, वो बात अलग है। और जैसे अब उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि शूर्पणखा है रामायण में। अब कहते हैं कि शूर्पणखा की नाक कट गई थी, तो आप कोरोना का कालखंड जब देखेंगे तो उस समय हर आदमी मास्क लगाए घूम रहा था, तो एक तरह से कि उसका जो है नाक कट गई थी। लक्ष्मण वो था जो राम के लिए बाहर खड़ा था, राम वो था जो क्वारंटाइन था, सीता क्वारंटाइन थी, दोनों में अलग अलग दूर दूर रह रहे थे। रावण जो था वो कोरोना था, रावण से ही इस राम कथा की उत्पत्ति कोविड रामायण की कोरोना से ही हुई है, क्योंकि मैंने उसको रावण माना है। हनुमान है वो ऑक्सीजन थे, अंगद है वो आपका संबल जो था उस समय वो चीज़ थी। तो ऐसे कई पात्र थे। केवट था तो वो व्यक्ति था जो हमें एम्बुलेंस से अस्पताल तक लेके जाता था और वापस हमें छोड़ता था। तो ये इस तरह के पात्र मुझे दिखते गए और वो पात्रों को जोड़ जोड़ के ये कोविड रामायण बनी। मतलब रामायण को पढ़ना और रामायण की विवेचना करते रहना, जो पढ़ा है उसी की विवेचना करते रहना और अपने सामने राम को देख लेना। मुझे लगता है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ा एक पा लिया है ऐसा। इसी कड़ी में एक और जो नाम मेरे मन में गूंज रहा है, एक पिता की जन्म कथा। मतलब गजब है ना कि एक पुत्र अपने पिता के लिए लिखे। ये कैसे विचार आया और इसमें क्या सार आपने निकाला? ये एक बहुत अद्भुत किताब है, कभी आप पढ़िए, आपको मिले तो जी। ये एक ऐसी किताब है जब शायद ही किसी की पत्नी ने, मैं कहूँगा कि शिशु होने के बाद अपने पति को थैंक्स कहा होगा। अरे वाह। और मैं कहता हूँ कि मैं मतलब काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ कि जब मेरी पत्नी को बेटी हुई, मुझे बेटी हुई, तो उस समय मेरी पत्नी ने मुझे थैंक्स कहा और वो थैंक्स इतना सारगर्भित था कि आधे घंटे तक वो कुछ कह नहीं पाई और लास्ट में उसने केवल मुझे थैंक्स कहा। तो ये कथा उस 9 महीने की बायोग्राफी है कि एक 9 महीने में एक पति किस तरह से पिता में कन्वर्ट होता है, जबकि पत्नी प्रेग्नेंट होती है और सारा कुछ अनुभव वो अकेले ही समेटती रहती है कि पेट में शिशु है, ये है, और पति को तो कुछ एहसास होता नहीं है। और उस समय वो मुझे कई चीज़ें सिखाती थी कि अब थोड़ा धीमे बोलना सीखो, थोड़ा धीमे चलना सीखो, क्योंकि अब नया शिशु आने वाला है, उसके साथ चलना है तुम्हें, व्यवहार अपना ठीक करो। तो ये सारी चीज़ें मिलके वो एक पिता की जन्म कथा, क्योंकि वो मेरा नया जन्म था एक शिशु के साथ। क्योंकि जब मैं पत्नी की तरफ देखता था तो एक विशाल, मुझे कहता हूँ कि संसार मुझे मिलता था कि एक ऐसी पत्नी जिसको सब कुछ ज्ञात है, अपने लिए क्या करना है, अपने शिशु के लिए क्या करना है। और जब बच्चे के बारे में सोचता था तो मैं बहुत ही संक्षिप्त छोटे इसमें देखता था कि कितना मैं छोटा देख सकता हूँ। तो वो एक अंतर जो था वो 9 महीने की बायोग्राफी में वो एक पिता की जन्म कथा उसका रूपांतरण। कहा जाता है ना कि एक अगर महिला आगे बढ़ती है तो किसी पुरुष का हाथ है, और अगर एक पुरुष कुछ अचीव करता है तो एक महिला का हाथ है। तो नो डाउट आपकी जो वाइफ है उनका एक बहुत ही बड़ा स्थान है इस रचना को, इस कथा को, इस पुस्तक को लिखने के लिए। अगर माधव जोशी कमरे में बैठे हैं, उन्हें क्या पसंद है एज अ कार्टूनिस्ट, एज अ चित्रकार, अगर अपने आप को वो माने, या फिर लेखक? मुझे अकेले में बैठने में तो ये तीनों ही चीज़ें पसंद नहीं है। अच्छा। मुझे शास्त्रीय संगीत पसंद है। अरे वाह। मैं अकेले में रहता हूँ तो शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ जी। और यही संस्कार मेरी बेटी में भी आए हैं, उसको भी बहुत शौक है क्लासिकल सुनने का। अभी वो तबला भी सीख रही है और बहुत अच्छा लगता है शास्त्रीय संगीत। हमेशा कितना भी सुना जाए तो भी कम है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी शीला दीक्षित, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। और जब वो मुख्यमंत्री थी उस समय मैं उनसे एक बार मिला था, एक मेरे मित्र ने उनसे मिलवाया था कि ये कार्टूनिस्ट हैं। और उस समय तो मैंने उनको उस समय केवल एक साधारण नेता के तौर पे देखा था। तब मेरे मन में उनके लिए एक अलग छवि थी कि जो नेता है और मैं उनका कार्टून बनाता हूँ, उस तरह का मन में होता है। फिर एक दिन मैंने देखा कि शीला दीक्षित का एक इंटरव्यू रेडियो पे आ रहा था
और उसमें उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं, मतलब रेडियो में उन्होंने कहा अपने साक्षात्कार में, जब आरजे ने उनसे पूछा होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं रात भर अपने बिछोने के पास में एक शास्त्रीय संगीत चला के रखती हूँ रात भर। हाँ। वो पूरे टाइम चलता है। जी। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों करती हैं आप? तो उनका एक इतना अच्छा जवाब था, उन्होंने कहा कि मैं जब रात को करवट भी लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि शास्त्रीयता में करवट ले लूँ मैं, बहुत मेरे लिए, क्योंकि दिन भर मेरी दौड़ भाग में निकल जाती है। तो रात को जब भी मेरी नींद खुले तो मेरे कान में शास्त्रीय संगीत के एक अच्छे सुर मेरे कान में पड़ने चाहिए। तो इसलिए वो शास्त्रीय संगीत रात भर उनके पास में चलता रहता था। ये मुझे बहुत अपील किया उनका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहा जाता है ना कि अगर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति आपके सामने हो तो एक बार देखने से मन नहीं भरता, बार बार देखिए, अलग अलग चेहरे आपको नजर आएंगे। ऐसी ही प्रतिभाओं के धनी आज हमारे सामने थे श्री माधव जोशी जी। आपके साथ बात करके मुझे बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत मुझे भी अच्छा लगा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आप यहीं तक हमारे साथ थे। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।